हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट पेपर 2 के लिए जो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें से हम लोग आज पाचन पढ़ेंगे, मानव में पाचन के बारे में। और संपूर्ण साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है पाचन के बारे में कि पाचन होता क्या है। तो बड़े एवं जटिल अणुओं का छोटे एवं सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि भोजन का क्या है, बड़ा पार्ट कोई आप लोगों ने खाया, उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना क्या है, यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाएगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बताया गया है, बनाया गया है कि यहाँ पे रोटी है, रोटी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि लेकिन कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा से कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसका पाचन क्या कैसे होता है, जैसे कि इसको क्या हुआ, जैसे रोटी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया, क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया। जैसे ये क्या है, स्टार्च क्या है, स्टार्च के बाद जैसे कि क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज जैसे होता है, तो C6H12O6 प्लस O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या होता है, CO2 प्लस H2O में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ जैसे कि ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, फिर ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद फिर सेल में पहुँचता है। तो सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP के रूप में जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पाचन का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिया जाए, जैसे पाचन दो प्रकार से होता है। एक जैसे कि आहार नाल जो होती है मुख में, जो शरीर में आहार नाल होती है, और जो पाचन एंजाइम होते हैं। तो दो तरीके से पाचन होता है। अब आहार नाल की बात की जाए यहाँ पे, तो देखो आहार नाल की बात की जाए तो आहार नाल में कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे जो है पाचन होता है, किस कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि मुख गुहा में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि भोजन जब खाता है कोई, तो सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा, फिर उसके बाद ग्रसनी में, फिर आहार नली में पहुँचता है, फिर आमाशय में, फिर उसके बाद क्षुद्रांत में, और फिर उसके बाद बड़ी आंत में, फिर उसके बाद मलाशय में। तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, आहार नाल के द्वारा जो पाचन होता है। उसके बाद जो कुछ पार्ट होते हैं आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पाचन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनसे एंजाइम और जो है इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या होते हैं, स्त्रवित होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत होती है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में। उसके बाद बड़ी आंत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैस्कम, कोलोन और रेक्टम में। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया नोट में कि यकृत तथा अग्नाशय आहार नाल का हिस्सा नहीं है, परंतु फिर भी इनकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, ये आहार नाल का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कि अग्नाशय में क्या होता है, एंजाइम और जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो इसको इसी वजह से मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यकृत में क्या होता है, पित्रस स्त्रवित होता है, पित्रस जो है रिलीज होता है, पित्रस। तो क्या है, ये सभी जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैसे कि बात किया जाए आहार नाल का, जो सबसे पहले वाला पार्ट था क्या था, मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाएगा, मुख गुहा में पाए जाएंगे दांत पाए जाएंगे और जीभ पाई जाएगी। तो जैसे कि दांत होते हैं, दांत दो प्रकार के होते हैं, विषमदंती और गर्ददंती। विषमदंती जो हमें ऊपरी ओर दिखाई देते हैं, हमें जो हमारे मुख में जो दिखाई देते हैं वो होते हैं विषमदंती। और जो गर्ददंती होते हैं हमारे जो जबड़े के अंदर, जैसे कि ऊपर जो जितने दांत दिखाई दे रहे हैं उतने जबड़े के अंदर भी होते हैं, तो वो कहलाते हैं गर्ददंती। अब जो विषमदंती होती है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृंतक, रदनक और चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब कृंतक जो होते हैं इनका काम क्या होता है, काटना। और रदनक जो दांत होते हैं उनका काम होता है फाड़ना। और चवर्णक जो अग्रचवर्णक होते हैं इनका क्या होता है काम, चबाना चीज़ों को और पीसना। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उसमें से भी विषमदंती और गर्ददंती। तो विषमदंती कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब जैसे कि बात किया जाए, जो दांत होते हैं, कुछ दांत होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, कुछ दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत जो एक बार निकलते हैं फिर दोबारा टूट जाते हैं। तो जो 2 बार दांत निकलते हैं तो दूध के दांत होते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 20 दांत पाए जाते हैं, और 6 से 8 वर्ष तक रहते हैं। और बात की जाए स्थायी दांतों की, तो कितने होते हैं,
या 32 होते हैं। जब एक बार दूध के दांत निकल आते हैं उसके बाद वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा जो दांत निकलते हैं तो उनको स्थायी दांत कहते हैं। उनकी संख्या होती है 32 और ये हमेशा पाए जाते हैं। मतलब कुछ दिन बाद ये भी गिर जाते हैं, लेकिन क्या प्रौढ़ावस्था तक तो पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते। जो प्री मोलर दांत मतलब अग्रचौरणक दांत जो होते हैं, क्योंकि बच्चों में 20 ही दांत होते हैं तो अग्रचौरणक दांत उनमें नहीं पाए जाते हैं। और विजडम टूथ जिनको कहते हैं अक्ल दाढ़, वो क्या एक अवशेषीय अंग होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ टूथ, टूथ के मतलब दांतों के कार्य क्या होते हैं, तो भोजन को चबाना। और यह क्या एक भौतिक प्रक्रिया है। यह क्या है, जो भोजन को चबाना क्या है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दांत क्षय के बारे में, दांतों के क्षय के बारे में बताया है कि जैसे कि जब कोई भोजन वगैरह कोई रात में खा के सो जाता है तो भोजन कुछ दांतों में फंसा रह जाता है, तो जीवाणु द्वारा शर्करा का जो है शर्करा का अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई खाना खाता है तो उसमें शुगर जैसे कि स्टार्च वगैरह होता है, तो उसका क्या होता है, अम्ल में परिवर्तन से दांतों की क्षति होती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे बात की गई जीभ के बारे में, किसके बारे में, इधर बात की गई जीभ के बारे में। ये एक संवेदी अंग होता है, मांस से बना अंग होता है, सभी दिशाओं में गति कर सकता है और ये खाने में लार को मिक्स करता है। कौन, जीभ जो होती है खाने में लार को मिक्स करती है। अब यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, इससे भोजन के स्वाद का पता लगता है। किससे, जीभ के द्वारा भोजन के स्वाद का पता लगता है। जैसे कि जीभ बनाई गई है तो यहाँ जो आगे वाला भाग होता है इससे क्या होता है, मीठी चीज़ों को स्वाद का पता लगता है। और जो ये बगल में दी गई हैं इनके द्वारा नमकीन चीज़ों का। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, तभी देखो जो लोग कड़ू चीज़ खाते हैं, जो नहीं भी खाते हैं, कभी कभी कड़वा जो खाते हैं तो उनके कानों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है और गले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन टाइप होती है। क्योंकि कड़वा स्वाद का जो है कैसे पता चलता है, वो जीभ के पिछले भाग से पता चलता है। अगर सामने वाले भाग से जो कड़ू चीज़ खाई जाए तो उसको उतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि कड़वी जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो पीछे वाले भाग में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पाया जाएगा मीठा वाला भाग, फिर उसके बाद नमकीन वाला, फिर यहाँ पे खट्टा वाला भाग पाया जाता है और फिर सबसे पीछे कड़वा भाग पाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि माउथ में क्या है, लार ग्रंथि होती है। मुख्य रूप से ग्रंथि का क्या काम होता है, ग्रंथि क्या एक जो ऐसा अंग है जो एंजाइम और जूस सीक्रेट करती है। सीक्रेट मतलब स्त्रवित करती है, निकालती है। तो जूस से तात्पर्य एंजाइम और जूस से तात्पर्य होता है कि जो जूस होता है उसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम और जूस का कार्य होता है जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर लार ग्रंथि जो होती है इसमें से डेली जो है 1 से 1.5 लीटर सलाइवा लार बनती है। और इसमें से कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है, तो पाया जाता है एमाइलेज, और इसको ही टाइलिन कहते हैं। एमाइलेज और टाइलिन, और इसका कार्य क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना। इसका कार्य होता है स्टार्च का पाचन करना। तो ये हो गए हमारे जीभ के बारे में बातें। देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अब देखो हमारा जो खाद्य नली होती है जिसमें से हमारा मुख गुहा वाला पार्ट तो हो गया था। अब देखो हम लोगों ने जो पढ़ा, जो हमारा आहार नाल था तो उसमें से हमारी जो है मुख गुहा वाला पार्ट हो गया था जिसमें से जीभ और दांत पाए जाते थे। अब बात आ गई खाद्य नली की, तो इसमें क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। जैसे कि खाद्य नाल जो बनी हुई है तो इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या है, एक प्रकार का रास्ता होता है जो भोजन को आमाशय तक लेकर जाता है। अब देखो इसमें से जो है पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन भोजन कैसे जाता है। जब यहाँ पे भोजन जैसे कि यहाँ पे आया तो ठीक है, तो यहाँ पर जब भोजन आता है तो इसके जो आगे वाले जो ये होते हैं पार्ट होता है तो वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो जो भोजन होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। फिर जैसे कि यहाँ जब भोजन आया तो ये वाला पार्ट टाइट रहेगा, उसके आगे वाला पार्ट क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो भोजन इसी प्रकार जो है नीचे जाता रहता है। तो इस प्रकार की जो इसमें से जो गति हो रही है तो इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं इसको, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। खाने को आहार नाल में आगे की तरफ धकेलती है। कौन धकेलती है, जो एक क्रमाकुंचन गति होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है खाद्य नली की, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा जो भोजन होता है कहाँ पर चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे आमाशय के बारे में, तो आमाशय क्या है, जे आकार का अंग होता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं और संपूर्ण आहार नाल का सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग होता है। संपूर्ण आहार नाल का सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए स्टमक की, तो आमाशय की, तो आमाशय में आमाशय ग्रंथि पाई जाएगी और ये क्या करेगी, जो है ये जो है गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव जो है आमाशय जूस का क्या करेगी, स्त्राव करेगी। तो जूस का मतलब यही होता है कि इसमें से कई प्रकार के जो एंजाइम होते हैं
और यहाँ पे जैसे ग्रंथि की बात की जाए तो ग्रंथि जो है तो किससे मिलकर बनी होती है, जैसे कि सेल और टिश्यू, जैसे कि जो ग्रैंड्स होती हैं तो सेल और जो टिश्यू है इनसे मिलकर बनी होती है। और क्या करते हैं, जो सेल और टिश्यू होते हैं ये एंजाइम सिक्रेशन का कार्य करते हैं। और सेल और जो है ग्रंथि से मिलकर क्या बने होते हैं, फिर ग्रंथि से मिलकर बने होते हैं आर्गन बने होते हैं। क्या बने होते हैं, आर्गन, मतलब शरीर बना होता है। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं शरीर के भाग क्या होते हैं, ग्रंथि से मिलकर बने होते हैं आर्गन। आर्गन से मिलकर क्या बना होता है, शरीर बना होता है। अब बात की जाए यहाँ पे आमाशय की, तो आमाशय में 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन कौन से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। तो HCl का कार्य क्या होता है, कीटाणुओं को मारता है, और पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। और पेप्सिन का कार्य क्या होता है, या प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन क्या करते हैं, पेप्टोन में ट्रांसफर कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो है मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि यह दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, और यह नवजात शिशुओं में पाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया जो स्टमक होता है इसमें क्या है, ये दीवार पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो जैसे मोटी मोटी दीवार पाई जाती है, क्या होती है, लवण की दीवार होती हैं। तो लवण की दीवार जो होती है वो HCl के प्रभाव से बचाती है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इससे शरीर को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो ये क्या करती हैं, या वही जो नुकसान न पहुँचे शरीर को, इसी वजह से जो दीवार है शरीर की रक्षा करती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं छोटी आंत में पाचन के बारे में। तो छोटी आंत में पाचन के पहले हम लोग देख लेते हैं कि यकृत और जो अग्नाशय होते हैं क्या है, आहार नाल का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है, पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यकृत के बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो रेडिश ब्राउन, हल्के लाल और भूरे रंग की क्या होती है, ग्रंथि होती है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ा अंदरूनी अंग होता है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा अंदरूनी अंग की तो यकृत हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा यंग अंग कौन सा होता है शरीर का, तब बात हो जाएगी स्किन की। और अपर एब्डोमिनल पार्ट में स्थित होता है, मतलब उदर गुहा की दाएं तरफ स्थित होता है, उदर गुहा की दाएं तरफ स्थित होता है। और ये क्या करता है, लीवर जो है बाइल जूस मतलब पित्त रस बनाता है। क्या करता है, पित्त रस बनाता है। और पित्त रस जो है वसा के पाचन में मदद करता है। पित्त रस क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। वसा के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे क्या टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे कि ये वसा की बड़ी बूंदें, क्या वसा की बड़ी बूंदें हैं, तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो वसा का क्या करता है, पायसीकरण करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। किसको, जो वसा के बड़े टुकड़े होते हैं। और यकृत क्या है, आहार नाल का हिस्सा नहीं होता। यकृत जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय के बारे में पहला पॉइंट है, पत्ती के आकार का अंग होता है, आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है, और मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होता है, क्योंकि इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। तो कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। और हार्मोन कितना पाया जाता है, तो जैसे कि इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, जब पर्याप्त मात्रा में अग्नाशय क्या है, इंसुलिन नहीं स्रावित करता है, नहीं रिलीज करता है। अब यहाँ पे जैसे बताया गया अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय में क्या है, अग्नाशय ग्लैंड जो है पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से अग्नाशय रस क्या होता है, अग्नाशय रस जो बनता है। और जो अग्नाशय रस जो है पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, और पैनक्रियाटिक जूस का स्त्राव कहाँ पे होता है, ड्यूडेनेंट में। तो ड्यूडेनेंट में क्या होता है, छोटी आंत का जो पार्ट होता है ड्यूडेनेंट वाला, तो उसमें से क्या होता है, अग्नाशय जो है जो अग्नाशय रस होता है वो पहुँच जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इसमें से एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है, तो ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, उसके निचले भाग को क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए अगर इलियम की, तो इलियम में क्या होता है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया यहीं पे होती है, और सर्वाधिक अवशोषण भी यहीं पर होता है। अब इलियम में क्या है, आंतरीय रस जो होता है, तो आंतरीय रस में जैसे कि स्टार्च पाया जाता है, तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है।
और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन हो जो होती है, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, क्या है, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं रसांकुर। और जो इनके ऊपर जो बाल की तरह जैसे कि ये जो दिखाए जा रहे हैं, तो ये इसको अगर अलग बनाया जाए इससे, तो क्या है, इसमें से जो बाल की तरह संरचना दिखाई जा रही है ये, तो इनको कहते हैं सूक्ष्म रसांकुर। तो इनका कार्य क्या होता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि अवशोषण की प्रक्रिया हो सके। तो और जो जो ज़रूरत होती है लोगों को, तो क्या होता है, तो इसी को मतलब अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा वो जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरत होती हैं शरीर को, तो वो अवशोषित कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है पाचन का।